हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं शुरू से लेकर अभी तक एक कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। लो कोड नो कोड मीन्स LCNC मीन्स हमें कोड करना ही ना पड़े, और करना भी पड़े तो बहुत मामूली सा कोड करना पड़े। उस कंसेप्ट को लेके ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स मैंने बनाने की कोशिश की है। और ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले अपना चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लें, ताकि उनको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी हो। जिसमें मैंने चैप्टर 1 में मैंने आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, प्रोग्रामर की प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रॉब्लम, मेथड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स, ये सब बताया था। चैप्टर 2 में मैंने आपको फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, jQuery, अजाक्स, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद बूट स्ट्रैप, स्कीमा, ओपन ग्राफ, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी। चैप्टर 3 जो चल रहा है, जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फेजेस होती हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, और कौन कौन सी फेजेस होती हैं, किस फेजेस में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, जिसमें मैं आपको अभी जो है सिस्टम डिजाइन के अंदर ही एक फेज कह सकते हैं, या सिस्टम डिजाइन के अंदर ही एक मेथड होती है जहां पर हम यूआई यूआई यूएक्स एंड फ्लो ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं। यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, और यूएक्स का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सपीरियंस, एंड एज वेल एज उसके अंदर जो फॉर्म्स के फ्लो होता है उसका डिजाइनिंग हम इसके अंदर प्रोटोटाइप को उठाकर हम बनाते हैं। कैसे होता है, लेट स्टार्ट। अभी हमारे पास SRS में हमने कौन सी चीज बनाई थी, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या था, हमने कस्टमर को बताया था कि भाई साहब, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा कलर कॉम्बिनेशंस होगा, ये इनपुट्स होंगे, और ये फ्लो होगा, मतलब एक जगह से फॉर्म्स चलेगा और वहां पर ये फ्लो होगा, मींस वहां पर फ्लो ऑफ बनेगा। कैसा, सबसे पहला तो एडमिन या जो भी लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म होगा, जिसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड्स होगा, कैप्चा होगा, और डिफरेंट उसमें सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस वगैरह होगा। लॉगिन करने के बाद अगली जो स्टेप खुलेगी वो खुलेगा भाई साहब आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड डैशबोर्ड हमने बताया। अब डैशबोर्ड में हमने उनको एक लेआउट बताया कि भाई साहब आपको कुछ ग्राफ्स दिखेंगे, कुछ फिगर्स दिखेंगे, कुछ टोटल सम्स दिखेंगे, कुछ रिमाइंडर्स दिखेंगे। ठीक है। अब डैशबोर्ड्स में आपको नेविगेशन, डैशबोर्ड में एक नेविगेशन होगा जहां पर आपको सारे फंक्शंस फीचर्स दिखेंगे, मींस कौन कौन से। एक सेक्शन होगा, अ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वेब पेज मॉड्यूल हमने ले लिया, या वेबसाइट मॉड्यूल ले लिया। वेबसाइट मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज होंगी, वेब पेज क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, वेबसाइट की इंक्वायरी का फॉर्म्स होगा, इंक्वायरी का फॉर्म्स होगा। ठीक है। फिर उसके बाद मेनूज जो हमारे नेविगेशन से उसको, डायनेमिक मेनूज का नेविगेशन का फॉर्म होगा। वेब पेज के बाद अगर हमारा अगली चीज जोड़े तो भाई साहब आपका पब्लिशर, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर डिस्प्ले आएगा। पब्लिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से होंगे, ठीक है। फॉर्म्स, पोस्ट पोस्ट फॉर्म होगा, मैगजीन फॉर्म होगा, ठीक है। और न्यूज़लेटर का एक आना आपको एक दिखेगा। उसके फ्लो ऑफ, डेट इज फ्लो ऑफ फॉर्म्स, आपका पब्लिशिंग फॉर्म। डैशबोर्ड से हम पब्लिशिंग पे आए, पब्लिशिंग से आपको मल्टीपल, ये क्या है, डेट इज मॉड्यूल, डेट इज मॉड्यूल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेट इज प्लग इन, प्लग। तो हम प्लग इन प्ले मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला जो प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग जो अगला जो हमें चीज बनानी पड़ती है वो है यूआई एंड यूएक्स। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, कि यूजर को क्या इंटरफेस दिखेगा। मीन्स जब भी कोई उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेगा या क्या ओपन करेगा, या एडमिन लॉगिन जब सीधे ओपन करेगा, तो एंट्री एंट्री कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, कि उसको एक लॉगिन फॉर्म दिखेगा, लॉगिन फॉर्म के बाद डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज होंगी, फिगर्स होंगे, ग्राफ्स होंगे। वो कब ये डैशबोर्ड का ये फिगर्स कब डिसाइड होगा, जब हम यहाँ पर बना लेंगे। मीन्स हमें जैसे वेब पेजेस का है ना, फिगर्स एक दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ वेब पेजेस हमारे पास कितने हैं। ठीक है। पोस्ट मैनेजर मैगजीन्स, इसका हम है ना हिट्स दिखा सकते हैं, हिट्स का ग्राफ दिखा सकते हैं। फिर अगर हमने मान लो उसमें अकाउंटिंग एंड बिलिंग एंड अकाउंटिंग जोड़ लिया, बिलिंग एंड अकाउंटिंग जोड़ लिया, तो अब बिलिंग एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज आ सकती हैं भाई,
बिल बनाने का सिस्टम है। बिल बनाने के सिस्टम के अंदर ही 3-4 सब फॉर्म्स हो सकते हैं। कौन-कौन से सब फॉर्म्स हो सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्म्स हो सकता है। प्रोडक्ट्स का फॉर्म हो सकता है, क्लाइंट का फॉर्म्स हो सकता है, क्लाइंट का क्लाइंट का फॉर्म हो सकता है, और जो हम प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसमें अब बिल बनाने का फॉर्म्स हो सकता है। एक बिल बनाने के फॉर्म से कई सारे सब फॉर्म्स हो सकते हैं। आइटम्स के प्रोडक्ट्स का हम जो एंट्री कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स डाल रहे हैं, उसके टैक्सेशंस डाल रहे हैं, उस तरह का। एक और हो सकता है टैक्सेशंस, अगर उसके अंदर हो सकता है टैक्सेशंस का टेबल हो सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल, मतलब इट्स बिलिंग इन के अंदर बिल वाला जो एक आ गया इनवॉइसिंग, डेट इज प्लग। और प्लग्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, सेट ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं। तो सेट ऑफ फॉर्म्स होगा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो एक बिल बनाने में सेट ऑफ फॉर्म्स होगा, जिसके अंदर है, उसी के अंदर एक सब फॉर्म है जो प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स डालने की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, एज वेल एज उसकी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाने के लिए मल्टीपल फंक्शंस हमने वहां पर डाल के रखे हैं कि भाई वो क्यूआर कोड से भी रीड होके वहां पर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। पर्टिकुलर टेबल्स है ना, हमारी बन रही है, बिल्स बन रहा है, टैक्सेशन आ रहा है। फिर बिलिंग एंड अकाउंटिंग में मतलब मुझे यहाँ पर अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या लेजर्स हमें दिखेंगे। एक फॉर्म आ गया जहां पर हम मैं सेलेक्ट करके डेट वाइज मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स ले सकता हूँ या मल्टीपल लेजर ले सकता हूँ। तो ये हमारा प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या करा, प्रोटोटाइप जो भी हमारा था उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लो ऑफ फॉर्म्स बनाया। फ्लो ऑफ फॉर्म्स के साथ ही साथ हमने इंडिविजुअली फॉर्म्स को डिजाइन करा। हर फॉर्म्स को मैं डिजाइन करूंगा कि भाई जैसे अगर वेब पेज में गया तो पेज क्रिएट करने में उसका वेब पेज का फॉर्म्स कैसा होगा कि भाई टाइटल डालो जिस जो मैंने प्लग एंड प्ले के प्रैक्टिस में भी आपको मैंने दिखाया है। अलाइज डालो, है ना। फिर पेज कंटेंट में एडिटर ओपन होना चाहिए या टेक्स्ट एरिया ओपन होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट का एरिया, अब हजारों पेजेस हो सकते हैं तो मुझे उसमें कैटेगराइजेशन करना पड़ेंगे, तो कैटेगरी का ऑप्शन हो गया, है ना। फिर वेब पेज कब क्रिएट हुआ, उसकी क्रिएटेड डेट, है ना। और फिर उसकी कुछ मेटा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन जो हम ओपन ग्राफ पे सप्लाई करते हैं, और आपका सोशल मीडिया पे जो हम ओपन ग्राफ के थ्रू सप्लाई करते हैं, एज वेल एज सर्च इंजन पे जो हम स्कीमा के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो उसकी मेटा इंफॉर्मेशन, हर एक की मेटा डेटा। ठीक है। अब अब मेटा डेटा हमें इंडिविजुअल एंटिटी पे भी मेटा डेटा डिफाइन कर सकते हैं और मेनूज वाले पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने मेनू पे भी ऑप्शन लेके रखा हुआ है, वेब पेज पे भी ऑप्शन लेके रखा हुआ है, दोनों जगह ऑप्शन ले रखे हैं कि आप मेटा डेटा यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी। मतलब जब वहां पर कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो चेक करेगा कि उस एंटिटी पे अगर मेटा डेटा ब्लैंक नहीं हो तो फिर उसको मेनू पे, या मेनू पे मेटा डेटा अवेलेबल नहीं हो तो वो इंडिविजुअली उस पर मेटा डेटा उठाएगा। तो मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा इसका फॉर्म लेआउट हो गया। पेज फॉर्म कौन सा है? पेज फॉर्म आ गया। ठीक है, ऐसे हम पोस्ट का फॉर्म बना लेंगे, मेनूज का फॉर्म बना लेंगे। फिर ये तो हो गया हमारा फ्लो ऑफ फॉर्म्स, फ्लो ऑफ एप्लीकेशंस, कि हमारा एप्लीकेशंस कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ कितने एंड्स हो रहे हैं। ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया। ठीक है, और हर एक एंड पे रीस्टार्ट, मतलब उसको लॉगिन पे नहीं, डैशबोर्ड पे वापस वो किसी और फंक्शंस में जा सकता है, फिर डैशबोर्ड पे आके किसी और फंक्शंस में जा सकता है। तो ये हमारा फ्लो ऑफ फॉर्म्स हो गया। अब एज वेल एज अब हमें क्या करना है, अब उसकी थीम डिजाइन करनी है, मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब हमारा जो इनपुट्स का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मतलब सीएसएस बनाना है, सीएसएस डिफाइन करना है। अब क्योंकि हम कौन से कंसेप्ट पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं लो कोड, नो कोड और लो कोड। कोडिंग करनी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर करनी भी पड़े तो बहुत मामूली सी। तो हम इस तरह के फॉर्म्स बनाने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, कोई भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशन का या टूल का यूज कर लेते हैं, या हम अपना टूल बना लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब अब हमें कोड नहीं करना है, हमने यहाँ पर फॉर्म्स उठा के ड्रैग करा, फॉर्म आ गया। ठीक है, उसने टाइप पूछा कि भाई साहब कौन से टाइप का फॉर्म है, तो हमने वहां पर दे दिया कि लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म का ऑटोमेटिक उसका पिक्चर इनपुट्स ऑटोमेटिक डल गई। फिर हमने एक फॉर्म्स को यहाँ पर लाके पटक का, जैसे हमने विजुअल स्टूडियो, हमारा विजुअल स्टूडियो जो हम यूज करते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं। और विजुअल स्टूडियो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो नहीं होता है, दुनिया में हजारों ओपन सोर्स माइक्रो विजुअल स्टूडियो अवेलेबल है, तो हम कोई सा भी यूज करें, हमारा मकसद तो ये है कि हमें फॉर्म्स क्रिएट होना चाहिए और उस फॉर्म्स के अंदर सारे इनपुट्स और सारे बटन, सबमिट बटन, वो सारे ऑटोमेटिक ड्रॉ होके आए विद कंसेप्ट ऑफ वैलिडेशन। ठीक है। अब जैसे कि कई सारे मैंने आपसे बोला कि जरूरी नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो का यूज करें, आप अपना खुद का भी टूल बना सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक जेसन डेटा यहाँ डिफाइन कर दूं, इस तरीके से जेसन डेटा डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो मेरा जेसन डेटा से ये फॉर्म्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने अपनी खुद की एक है ना, खुद का एक टूल बना लिया जहां पर मैं सिर्फ जेसन डेटा डिफाइन कर रहा हूं, बाकी चीजें ऑटोमेटिक डिजाइन हो रही हैं, ऑटोमेटिक फॉर्म्स ऑटोमेटिक बन रहा है। भैया एक फॉर्म्स मैंने इनपुट कर लिया, उस पर जेसन डेटा डिफाइन कर दिया, तो उसके अंदर के सारे इनपुट्स ऑटोमेटिक डल रहे हैं। एज वेल एज अब मैं आ जाता हूँ यूआई पे। यूआई पे क्या हो रहा है, यूआई पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सीएसएस बन रही है, तो मैं सीएसएस के लिए भी कोई टूल बना लूंगा जहां पर मेरे को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली ही मैं उसके अंदर उसकी डिजाइन की वैल्यू सेट कर रहा हूं, ना कि मैं उसके डिजाइन की सीएसएस की कोडिंग लिख रहा हूं। किस तरीके से, वो मैं आपको अगले टॉप इसी में मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको जो सीएसएस है, वो सीएसएस की कोडिंग नहीं लिखना है, यूजर को या आपका जो आपका क्लाइंट है उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है। एक उसका भी आपने एक फॉर्म बना लिया। कितने टाइप्स के इनपुट्स होते हैं, कितने टाइप्स के इनपुट्स होते हैं, मैंने इनपुट्स क्या, अगर मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ इनपुट्स, तो इनपुट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आपका मैंने एक ले लिया भाई साहब, टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है, बटन होते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है, सेलेक्ट होता है, रेडियो बटन होते हैं, ऑप्शन बटन होते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट टाइप पे, मैंने टेक्स्ट टाइप पे क्लिक करा, तो टेक्स्ट टाइप पे ऑल पॉसिबल्स जो कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं थीम्स वाइज, वो उसको कस्टमर को दिखाएगा कि दिस टाइप ऑफ डिजाइन टेक्स्ट बॉक्स, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, रेडीमेड थीम दिखाएगा। अब उसने चूज करा कि भाई साहब मेरे को ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, स्टाइल 6, स्टाइल 9 मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं स्टाइल 9 जैसी मैं सेलेक्ट करूं, तो उसकी जो सीएसएस है बैकएंड पे ऑटोमेटिक एक जगह सीएसएस उसकी उसकी सीएसएस डिफाइन हो जाएगी कि भाई हमारा सीएसएस डिफाइन हो जाएगी, कौन सी, सीएसएस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। और हमारे वहाँ जहाँ हमने फॉर्म्स बनाए होंगे, वहाँ पर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे, उनके टेक्स्ट बॉक्स पे ये वाली सीएसएस की क्लास लगी हुई होगी। और उसकी डेफिनेशन कहाँ पे डिजाइन हो रही है, जैसे हमें उसको चूज करा रहे हैं कि स्टाइल 1 चाहिए, स्टाइल 2 चाहिए, स्टाइल 3 चाहिए, स्टाइल 4 चाहिए। अब मान लीजिए कि क्लाइंट ने बोला कि भाई साहब मेरे को स्टाइल इन आपके अवेलेबल स्टाइल्स में से मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट फ्यूचर में आप उसके एड ऑन में आप उसी एप्लीकेशन में एक और स्टाइल उसको डिफाइन करके दे दोगे। उसको क्या करना है, उस न्यू स्टाइल को जैसी चूज करेगा, उसकी कोडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाएगी। ऐसे वो बटन के साथ करेगा, ऐसी सबके साथ करेगा, ऐसी नेव बार की है ना कोडिंग हो सकती है, नेव बार की कोडिंग हो सकती है। नेव बार में भी कौन सा नेव बार, मल्टीपल नेव बार के ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो ड्रॉप डाउन हो सकता है, दूसरा आपका मेगा मेनू हो सकता है। अब आपकी किसकी कोडिंग लिखना है, ड्रॉप डाउन की लिखना है, मेगा मेनू की लिखना है, ड्रॉप डाउन की, मेगा मेनू की। अब ड्रॉप डाउन चूज करा तो सेम आपको वो ऐसे स्टाइल करके दिखाएगा कि स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, एज वेल एज इनपुट से नेव बार है, तो ऊपर इसमें विथ कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकता है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, थीम, मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले पूछ लूंगा थीम, जहां पर मैं कलर्स के वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई उसमें बैक कलर कौन सा होगा, कलर कौन सा होगा, और 4-5 कलर्स की कोई बना के एक थीम बन रही होगी, तो जिसमें ये कलर्स ऑटोमेटिक चूज हो रहा होंगे, ऑटोमेटिक चूज हो रहा होंगे। तो इसमें भी हर एक स्टाइल में इंडिविजुअली कलर्स, बैकग्राउंड कलर और उसके इनपुट्स वो पूछ सकता है।
इनपुट्स पूछ सकता है कि आप स्टाइल में आपको ये चीज आपको किस कॉम्बिनेशंस की रखनी है, किस कलर का क्या कलर रखना है, क्या बैकग्राउंड रखना है। अगर स्टाइल 9 भी चूज करते हो तो इसके अंदर एक और स्टेप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप उसमें इन कलर्स को आप क्या रखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जब मैंने ये चूज करा, उस पर कलर्स इनपुट करा, तो मुझे वहीं के वहीं उसका एक डेमो एचटीएमएल डाला होगा जिसपे वो कलर को अमेंडमेंट करके चेंज कर करके वो दिखाएगा, लाइवली दिखाएगा, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब उसको दिखने लगेगा तो अब ये दोनों को वो सीएसएस बैकग्राउंड पे उसकी सीएसएस कोडिंग उसकी लिखती चली आ रही है विथ ऑप्टिमाइजेशंस के। ऑप्टिमाइजेशंस के साथ मतलब उसमें एक भी सिंगल स्पेस नहीं होगा, जहां स्पेस की जरूरत है सिर्फ वहीं स्पेस होगा, है ना। और कोई ब्रेक लाइन नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा फालतू के उसके अंदर कमेंट्स नहीं लिखे होंगे, फ्रेश एकदम खालिस एकदम, कुछ भी उसमें अननेसेसरी की चीज नहीं होगी। और वो सीएसएस सेव हो रही है। फिर मैंने एक सेव बटन बनाया जहां पर जो बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एरिया के अंदर जो सीएसएस सेव हो रही है, उसको मैं जैसे ही सेव बटन दबाऊंगा, जैसे ही सेव बटन दबाऊंगा, तो जो हमारी एप्लीकेशन में जो स्टाइल डॉट सी एस एस जो यूज हो रही होगी, उसके अंदर ले जाके, उस फाइल के अंदर ले जाके वो सी एस एस को सेव कर देगा, सी एस एस को लिख के सेव कर देगा, ऑप्टिमाइज करके सेव कर देगा। ऑप्टिमाइज की मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो सी एस एस को और जावा स्क्रिप्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कर देते हैं, और ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स कि एक तो मिनिमाइज होता है कि हमें कोड को कंप्रेस करना है, एज वेल एज हमारे कोड को इजीली कोई अंडरस्टैंड ना कर सके, उसके लिए ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मीन्स हम उसको एनकोड कर देते हैं ताकि हमारा कोड है ना कोई इजीली अंडरस्टैंड ना कर सके। वो किस कहाँ कहाँ होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है और सीएसएस में होता है। तो हम सीएसएस में मिनिमाइज तो एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारा कोड देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हमें क्या पड़ रहा है, वो वैसे भी डोम पे देख लेगा। आपका वो सीएसएस स्टाइल पे नहीं देखेगा तो डोम पे देख लेगा, डोम पे उसको कोड मिल जाएगा। हाँ, उसको पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी, मतलब उसको पकी पकाई सीएसएस की स्टाइल शीट वो डाउनलोड करके यूज नहीं कर पाएगा, उसको एक एक डोम से उठाना पड़ेगा। हमारे लिए मिनिमाइज भी सफिशिएंट है, हम मिनिमाइज भी इतना इजी नहीं है कि कोई मिनिमाइज सीधे सीधे उसको एज इट इज उठा ले, उसको एक एक डोम एलिमेंट से उठाना ही पड़ेगा। तो हम जावा के केस में हम उसको एनकोडिंग भी करेंगे, एनकोडिंग भी करेंगे मिनिमाइज के साथ साथ। अब इस तरीके से हमारा यूजर इंटरफेस, मतलब पहले आपको फ्लो ऑफ हमने बना लिया, और यूजर को हमने एक ऐसा प्लग दे दिया, एक प्लग की फैसिलिटी दे दी, एक ऐसा प्लग की फैसिलिटी दे दी जहां पर हम इसकी स्टाइल शीट की हम उसको एक इंटरफेस दे रहे हैं, जहां पर वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस वो अपनी चीजें स्टाइल चूज कर रहा है, थीम चूज कर रहा है, कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है, स्टाइल चूज कर रहा है, थीम यूज चूज कर रहा है, एज वेल एज थीम चूज करने के साथ ही साथ और क्या कर रहा है, और उसमें उस थीम के अंदर पर्टिकुलर उस चीज को जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं उस चीज को वो अवेलेबिलिटी करा रहा है। मीन्स हमने पहले तो स्टाइल चूज कर लिया, स्टाइल चूज करने के अकॉर्डिंग फिर अगली एक बीच में इसके बाद एक स्टेप इन्वॉल्व कर दी जहां पर वो पूछ रहा है कि भाई साहब आपको कलर किस तरीके से रखना है, हॉवर कलर क्या रखना है ना, एक्टिव कलर क्या रखना है, लिंक का एक्टिव कलर क्या रखना है, वो टेक्स्ट बॉक्स में उसकी कलर चूज करवा रहा है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट का साइज क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है, रेगुलर रखना है या बढ़ाना घटाना है। ठीक है, टेक्स्ट अल्फाबेट, फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है। ठीक है, फॉन्ट वेट कौन सा लेना है, ये चूज करो, फॉन्ट स्टाइल चूज करो, फॉन्ट वेट चूज करो। फिर फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट अल्फाबेट जो है हमारा वो किस तरीके का डिजाइन होगा, तो उसका फॉन्ट स्टाइल पूछना है, फॉन्ट वेट पूछना है और कलर पूछना है। तो ये मल्टीपल हम वहां पर एक और स्टेप आ जाएगी जहां पर वो इनपुट्स करके पूछेगा कि भाई साहब आपने स्टाइल तो चूज कर लिया, इस स्टाइल में ये डेफिनेशन है, इसको आप चेंज करना चाहते हो या डिफॉल्ट हमने जो थीम में चूज करा है वो कलर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हो। तो वो चाहे तो चेंज कर ले, चाहे तो नहीं करे, जो भी ऑप्शन देना है वो हमने दे दिया। ठीक है, हॉवर का ऑप्शन दे दिया, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो दे दिया, और इसके इसके सेव करने पे वो इसकी जो सीएसएस होगी वो सीएसएस के टेक्स्ट बॉक्स में ले जाके रख देगी, बैकएंड पे ऑटो कोडिंग जनरेट होगी। मींस हमारे पास एक बार हमने ये प्लग बना लिया तो हमारे चाहे 1000 क्लाइंट हो चाहे 1 लाख क्लाइंट हो, हम सेम स्टाइल शीट जनरेटर हम सभी क्लाइंट्स को चिपका सकेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। अब हमें बार बार नहीं बनाना, हमें अब किसी के लिए यूआई बार बार बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कब कब जरूरत पड़ेगी, कोई क्लाइंट बोलता है नहीं यार हमें ये जो आपके प्री डिफाइंड जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं हमें उसमें कोई एक पसंद नहीं आ रहा है,
उसमें भी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हमने उसमें कलर कॉम्बिनेशन चूज करने का ऑप्शन दिखा दिया, और जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारी चलती एप्लीकेशंस में वो चेंज हो जाएगा, वो कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करेगा और उसको रिफ्लेक्शंस दिख जाएगा, इमीडिएट रिफ्लेक्शंस दिख जाएगा। ठीक है। और एज वेल एज हम इसमें वर्जनिंग भी कर सकते हैं। वर्जनिंग कैसे कर सकते हैं? वर्जनिंग कैसे कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की हम यहाँ पर डिफाइन करते चले जाएं, और भी स्टाइल 1 दे दिया, फिर स्टाइल 2 दे दिया, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, स्टाइल 6, 9, 10, 11। किसी कस्टमर ने बोला यार ये भी तो कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हमारे दिमाग में आ गया, ये भी तो एक कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो हमने एक कलर 9 डिफाइन कर दिया। अभी तक हमारे कलर 8 तक, स्टाइल 8 तक थे, हमने एक स्टाइल 9 डिफाइन कर दिया। फिर इसी थीम में हमने कलर कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन कर दिए। डिफॉल्ट अब टाइपोग्राफी दे सकते हैं, टाइपोग्राफी की भाई H1 की स्टाइल कैसी होगी, पैराग्राफ की स्टाइल कैसी होगी, जस्टिफाई होगा, सेंटर होगा, पेडिंग कैसा होगा, मार्जिन कैसा होगा, आगे पीछे उसमें क्या लगा होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल का फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर करना है कि ऑल पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर करना है। ये इस तरह की सारी डेफिनेशन हम GUI बेस्ड कर देंगे। एक तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है जहां पर हम कमांड लिखते हैं। पहले हम जब डॉस चलाते थे, आज से हमारा 20-25 साल पहले हम क्या चलाते थे? हम डॉस चलाते थे। हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं था, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड नहीं था। अब जब GUI बेस्ड आ गया है, हम कोडिंग में भी GUI बेस्ड ऑप्शंस अवेलेबल करा सकते हैं। हमें पूरा UI और UX हम पूरा कंप्लीटली एक कस्टमाइज ऑप्शंस अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने फ्लो ऑफ बता दिया, फ्लो ऑफ फॉर्म्स बता दिया, स्टाइल हम लो कोड एन कोड में कैसा करेंगे, LC-NC में कैसा करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, लो कोड नो कोड में कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक नई चीज इसके अंदर जुड़ जाती है। अगर मुझे कस्टमर को हर प्रिंट टेम्पलेट, कोई चीज हमें प्रिंट करना है तो उसका एक टेम्पलेटिंग होती है। भाई कस्टमर ने बोला कि नहीं यार मुझे मेरे जो इनवॉइस का डिज़ाइन है वो चेंज करना है, उसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, उसकी स्टाइल चेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे? अब जिस तरीके से मैंने CSS का एक बनाया है, उसके अंदर क्या होगा? जो भी हमारा प्रिंट टेम्पलेट है, मल्टीपल प्रिंट टेम्पलेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ कि मुझे बिल का टेम्पलेट चाहिए, बिल टेम्पलेट चाहिए, बिल का एक टेम्पलेट चाहिए, बिल का एक टेम्पलेट होना। तो बिल टेम्पलेट में क्या होगा कि यहाँ पर दो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। एक फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व होगा? जब बिल हमारा सेव हो जाता है, सेव हो जाता है तो वहां पर एक फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कि वो उस टेम्पलेट का HTML टेम्पलेट एक जगह सेव होगा, HTML टेम्पलेट एक जगह पर सेव होगा जहां पर लिखा होगा डेव, डेव जो कि इस टेम्पलेट को भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन, और उसी उसी पे एक मॉडिफाई करने का प्लग ऑप्शन बना होगा, जो आप इस टेम्पलेट को, इनवॉइस HTML टेम्पलेट को आप चेंज करने का ऑप्शन है। मतलब आप वहां पर टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट घटा सकते हैं, टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन सा उस टैब के अंदर क्या होगा हमारे पास है ना, उस टैब टैब के अंदर हमें वहां पर कौन सा डेटा फिलअप करना है वो हम लिख देंगे, आइटम पर्टिकुलर। और एक 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 तरह का पैरामीटर बना लेंगे कि हमें उसको भी एक टैग डिफिनेशन दे देंगे। एक HTML टैग डिफाइन करने का ये तरीका है, हम खुद का एक डिफिनेशन दे देंगे कि जहां पर फाइंड एंड रिप्लेस चलेगा। मतलब जब भी बिल्ड टेम्पलेट प्रिंट करने का फंक्शन कॉल होगा तो उसमें वो क्या करेगा, फाइंड करेगा कि जहां पर भी आइटम पर्टिकुलर ऐसा लिखा हो, रिप्लेस, रिप्लेस विद, रिप्लेस विद इनपुट, कोई से इनपुट का या टेबल के डेटा से, HTML डेटा से उसको रिप्लेस करेगा। मींस हमारे पास HTML टेम्पलेट का मॉडिफायर भी बनाना है, HTML टेम्पलेट का हमें बिल्ड टेम्पलेट, उसमें डेटा फीडिंग का भी बनाना है, डेटा फीडिंग बनानी है, एज वेल एज बिल्ड टेम्पलेट में जो हम जो स्टाइल शीट ले रहे हैं, जो भी HTML के अंदर जो हम स्टाइल शीट ले रहे हैं, उसके अंदर भी उसकी स्टाइल डिफाइन करने की फंक्शंस अवेलेबल हो। ठीक है। एज वेल एज कस्टमर को हम मल्टीपल चॉइस ऑफ टेम्पलेट्स दे सकते हैं, चॉइस ऑफ टेम्पलेट दे सकते हैं कि टेम्पलेट 1 या स्टाइल 1 का बिल, स्टाइल 2। और ऑलरेडी वहां पर एक पिक्चर के फॉर्म में एक सैंपल उसको दिखा देंगे कि इस तरीके से बिल दिखेगा, इस तरीके से बिल दिखेगा, इस तरीके से बिल दिखेगा, इस तरीके से बिल दिखेगा। तो उसको इस तरीके से हम उसको बिना कोडिंग के उसके टेम्पलेट में एडिटिंग का फंक्शन अवेलेबल करा सकते हैं। और सिर्फ बिल टेम्पलेट नहीं होगा, अब हमारे जितने भी जगह टेम्पलेट यूज होंगे, प्रिंट टेम्पलेट जितने भी होंगे, वो सब जगह पे जितने भी प्रिंट टेम्पलेट्स होंगे, बिल प्रिंट करना है, डिलीवरी चालन प्रिंट करना है, लेजर प्रिंट करना है,
कोई भी XYZ प्रिंट करने के लिए हमने उसको एक फंक्शन अवेलेबल करा दिया। ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। कस्टमर ने हमसे बोला कि यार एक काम करो, यहाँ पर है ना मोबाइल नंबर चेंज कर दो। अब हम उसको कोडिंग थोड़ी ना खोल के चेंज करेंगे, हम उसका एडमिन सेक्शन इंटरफेस लॉगिन करेंगे और उसके टेम्पलेट में जाके मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। सिंपल टास्क, हमें उसको मोबाइल नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है। और एज वेल एज अब ये प्रिंट टेम्पलेट होगा, जाहिर सी बात है अब हम वहां पर उसको हमें एसएमएस का टेम्पलेट देना है ना, व्हाट्सअप मैसेजेस का टेम्पलेट देना है, ईमेल टेम्पलेट देना है। तो इसके सारे हमें एक प्लग बना के रख लेना है जहां पर चॉइस ऑफ टेम्पलेट्स पूछेगा, उस टेम्पलेट को एडिट फंक्शंस अवेलेबल कराएगा, एज वेल एज एडिट फंक्शंस की अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसको प्री डिफाइन कुछ स्टाइल्स भी दिखाएगा। क्लाइंट को प्री डिफाइंड स्टाइल दिखाएगा, हम बैकएंड पे अगर कोई हमें नई स्टाइल मिल गई तो हम बैकएंड पे उसको एक नई स्टाइल डिफाइन करके उसका प्रिंट टेम्पलेट हम सेव कर देंगे। टेक्निकली हाउ इज इट पॉसिबल, ये मैं आपको अपनी एप्लीकेशंस में एक उसका सिंपल सा एक प्रैक्टिस में मैं आपको इसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये हमारा टोटल एक ग्राफिक्स ग्राफिक्स कैसा होगा, हमारा जीयूआई कैसा होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम क्लाइंट्स को थीम के लिए यूआई के लिए जो हम इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लाइंट्स की तो अपनी जगह है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अगर हमने एक बार ये इसका प्लग बना लिया, एक बार इसकी कोडिंग अगर हमने बना ली, तो सेम फंक्शन सेम कोडिंग हमारे हर कस्टमर के लिए यूज होगी, हर कस्टमर के लिए। और इसी चीज को हम उसके फ्रंट एंड मतलब जो उसका पब्लिक एरिया है, पब्लिक वेबसाइट पे जो दिख रहा है उसको पब्लिकली उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज एडमिन सेक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरली एडमिन सेक्शंस के लिए नहीं बनाया जाता है ये, जो उसका उसकी वेब एप्लीकेशन का जो पब्लिक इंटरफेस है उसके लिए बनाया जाता है, उसके डिजाइन को बताने के लिए देखा जाता है। और इसका अगर आपको रेडीमेड एग्जांपल्स देखना है तो आपने वर्डप्रेस में देखा होगा, वर्डप्रेस में हम एक उसकी प्लगइन यूज करते हैं एलिमेंटर, जो कि पेड प्लगइन है, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर आप फॉर्म्स और उसके इंपोर्ट्स और एलिमेंटर उसके डिसाइड कर सकते हैं, एज वेल एज उसकी थीमिंग कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह दे सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन एलिमेंटर का एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिख सकता है, जो कि वर्डप्रेस में यूज होता है। अब वर्डप्रेस में यूज होता है, वर्डप्रेस में हम कोई किसी कस्टमर को वर्डप्रेस में सारे काम तो करके दे नहीं सकते, हम अपनी एप्लीकेशन में भी सेम एलिमेंटर की तरह कोई फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। हमें किस कंसेप्ट को हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, LCNC, लो कोड नो कोड, मतलब हमें वो चीज जब भी बनाएंगे, हम प्रोग्रामिंग करके वो चीज बनाएंगे जिसमें हमें अगली बार उस पर्टिकुलर के लिए कोई कोड करना ही ना पड़े, हमें कोई भी कोड करना ही ना पड़े, करना भी पड़े तो बहुत मामूली सा, या उसी कोड में हमें प्लग्स में इंट्रोड्यूस नई स्टाइल इंट्रोड्यूस करना है, नया थीम इंट्रोड्यूस करना है, नया कलर कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उसको वर्जन को अपग्रेड कर लेंगे। मीन्स और हमारे पास पहले से एक प्री डिफाइंड होगा, हमें जस्ट कलर वेरिएबल्स चेंज करना है, कलर वेरिएबल्स चेंज करना है, नए इनपुट्स बनाना है, नया मेथड बनाना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें LCNC, लो कोड नो कोड के फंक्शंस को, मेथड्स को अपने क्लाइंट्स के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। अवेलेबल तो क्लाइंट्स के लिए तो है ही, साथ में वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है, वो हमारे लिए। कस्टमर ने बोला कि भाई साहब ये चेंज कर दो, हमने उठाया, उनके एडमिन सेक्शन को लॉगिन करा, चेंज कर दिया, उनको रिफ्लेक्शन कर दिया। मीन्स हमारा जो सपोर्ट और मेंटेनेंस जो होगा वो सबसे रिलायबल और सबसे ज्यादा फास्टर होगा। ठीक है। और अगर हमें थीम बेस्ड में कोई एरर आती है तो हम पर्टिकुलर प्लग्स में जाके उस चीज को रिपेयर कर देंगे, हमें बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। और जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे, इट मींस कि हमारे पास ये वाला प्लग, यूआई बनाने का प्लग, फ्लो ऑफ फॉर्म्स बनाने का प्लग, और उसका स्टाइल्स थीम्स सेट करने का प्लग हमारे पास पहले से होना चाहिए, तभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे। हवा में नहीं करेंगे, क्लाइंट का ऑर्डर आने पे नहीं करेंगे, ये हमारे पास पहले से बना हुआ होना चाहिए, भले ही हम किसी डेवलपर को पे करके, फ्रीलांसर को पे करके हम उससे बनवा के अपने पास स्टॉक कर लें। ठीक है। और इन सब चीज के लिए जरूरी है कि आपको प्रोग्रामिंग तो आती ही है आपको, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत मदद करेगा इन सब चीजों में, जहां पर आप दिमाग लगा के आप बताएंगे कि मुझे यहाँ पर ये चीज होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। और अगर मैं 2020 की बात करूं, लेटेस्ट एरा की बात करूं, तो लो कोड नो कोड के कंसेप्ट को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप 15 ईयर्स बैक चले गए, 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं अभी भी। मीन्स आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके यूजर्स को, आपके क्लाइंट्स को और खुद अपने डेवलपर को आपको LCNC फंडे को फॉलो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और इसमें और अमेंडमेंट ही होना है, इसमें कुछ है ना, ऐसा नहीं होना है कि भाई ये इसकी जगह कोई अल्टरनेट आ जाएगा, अल्टरनेट नहीं आएगा, इसकी जगह और अमेंडमेंट ही होना है, कोई नई चीज उसमें आ सकती है।
इस टॉपिक में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई वीडियो ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की जाएगी और आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।